चलिए जरा कल्पना करते हैं। पाटलिपुत्र का वो भव्य राज दरबार, माहौल में एक अजीब सी हलचल है। गुप्त साम्राज्य के सारे बड़े बड़े सामंत, मंत्री और हाँ, राज परिवार के सदस्य भी सब एक जगह इकट्ठा हैं। सिंहासन पर बैठे हैं सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, और वो बस एक ऐसी घोषणा करने वाले हैं जो आने वाले कल का, पूरे इतिहास का रुख बदलने वाली है। और जैसे ही सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी परंपरा को तोड़ना था। मतलब ज्येष्ठाधिकार यानी सबसे बड़े बेटे का हक उसे दरकिनार कर दिया गया। यहां योग्यता को जन्मसिद्ध अधिकार से ऊपर रखा गया था। और बस इसी एक फैसले ने, समझ लीजिए, एक राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। और यहीं से समुद्रगुप्त के सत्ता में आने की कहानी में एक रहस्यमयी पन्ना जुड़ जाता है। देखिए, इतिहासकारों को कुछ सोने के सिक्के मिले। उन सिक्कों पर एक नाम है कच्छ। अब बात यह है कि कच्छ नाम का कोई भी राजा गुप्तों की पूरी ऑफिशियल वंशावली में, मतलब उनकी फैमिली ट्री में कहीं है ही नहीं। तो सवाल उठता है, आखिर ये कच्छ था कौन? अब यह सवाल ऐसा है जिसने इतिहासकारों को भी दो टीमों में बांट दिया है। पहली थ्योरी ये कहती है कि कच्छ असल में समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था, जिसने शायद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और फिर एक जबरदस्त गृह युद्ध में समुद्रगुप्त ने उसे हराया। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है, और ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं। वो ये कि कच्छ कोई और नहीं बल्कि खुद समुद्रगुप्त का ही शुरुआती नाम था। खैर, जो भी हो, ये रहस्य एक बात तो साफ करता है, जिस महान सम्राट को हम जानते हैं ना, उसका सिंहासन तक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो इन शुरुआती मुश्किलों और संघर्षों के बाद आखिरकार समुद्रगुप्त ने सिंहासन हासिल कर ही लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में कैसा हिंदुस्तान मिला था, और कैसे उन्होंने उस बिखरे हुए भारत को एक विशाल साम्राज्य की शक्ल दी। उस वक्त का भारत, मतलब चौथी शताब्दी का भारत, वो एक बिखरी हुई तस्वीर जैसा था। पूरी तरह से खंडित, राजनीतिक तौर पे बहुत ही अस्थिर। सोचिए, महान मौर्य साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था, और उसके बाद पूरा देश सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों, छोटी बड़ी ताकतों में बंट गया था। ये एक ऐसा दौर था जब भारत को शायद एक ऐसे नायक का इंतजार था जो इस पूरी बिखरी हुई जमीन को फिर से एक धागे में पिरो सके। और इसी उथल पुथल भरे माहौल के बीच गुप्त वंश का उदय होता है। शुरुआत बहुत छोटी थी, श्रीगुप्त और फिर घटोत्कच ने एक छोटी सी रियासत की नींव रखी थी। लेकिन इस नींव पर साम्राज्य की बुलंद इमारत खड़ी करने का काम किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, और उनका सबसे बड़ा दांव था लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से शादी। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और इसी गठबंधन ने समुद्रगुप्त के लिए एक बड़े साम्राज्य का मंच तैयार कर दिया। तभी तो वो गर्व से खुद को लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवियों का नाती कहते थे। तो जैसे ही समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे, उनकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। सपना था दिग्विजय का, मतलब चारों दिशाओं को जीत लेने का। वो बस एक और राजा बनके रहना नहीं चाहते थे। नहीं, वो बनना चाहते थे एक चक्रवर्ती सम्राट, एक ऐसा सम्राट जिसके रथ का पहिया पूरे हिंदुस्तान में घूमे और कोई उसे रोकने की हिम्मत ना कर सके। अच्छा, उनकी इन जीतों की जो पूरी कहानी है, उसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिशेन ने। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? हरिशेन ने इस गाथा को लिखवाने के लिए ठीक उसी खंबे को चुना जिस पर सदियों पहले सम्राट अशोक ने अपने शांति के संदेश खुदवाए थे। मतलब सोचिए, एक महान सम्राट की विरासत पर अपनी उससे भी बड़ी विरासत लिखने की ये एक बहुत ही दाढ़स कोशिश थी। समुद्रगुप्त का असली जीनियस उनकी दोहरी स्ट्रैटेजी में दिखता है। उत्तर भारत में यानी आर्यावर्त में उनकी पॉलिसी एकदम क्लियर थी। प्रसभोद्धरण, मतलब दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंको। उन्होंने वहां 9 राजाओं का पूरी तरह सफाया कर दिया। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण की तरफ बढ़े, उनका तरीका एकदम बदल गया। वहां उनकी पॉलिसी थी ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। मतलब जीतो, राजा को आजाद करो और फिर उसे अपना सामंत बनाकर राज लौटा दो। ये जो विरोधाभास है ना, यही उनकी जबरदस्त राजनीतिक समझ को दिखाता है। और इसी डबल स्ट्रैटेजी से उन्होंने एक बहुत ही अनोखा 3 लेयर वाला साम्राज्य बनाया। सोचिए, सबसे अंदर कोर में वो इलाका था जिस पर उनका सीधा कंट्रोल था। उसके चारों ओर एक दूसरा घेरा था वफादार सामंती राज्यों का, जो एक तरह से बफर जोन का काम करते थे। और सबसे बाहर की लेयर में थीं विदेशी शक्तियां जो उनके दोस्त और सहयोगी थे। कमाल का सिस्टम था।
अब जब चारों दिशाओं में जीत का परचम लहरा चुका था, तो समुद्रगुप्त ने अपनी बादशाहत पर आखिरी मोहर लगाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ को फिर से जिंदा किया। ये सदियों पुरानी एक वैदिक परंपरा थी। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, ये पूरी दुनिया को एक साफ संदेश था कि भारत अपने प्राचीन जड़ों की तरफ लौट रहा है और गुप्तवंशी उस परंपरा का असली रक्षक है। इस एक यज्ञ ने उनकी सारी जीतों पर एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्टैंप लगा दिया। लेकिन समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ एक विजेता की कहानी नहीं है। उनकी शख्सियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प थी। चलिए अब उनके व्यक्तित्व के इसी पहलू पर थोड़ी नजर डालते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में उनका जो जिक्र है वो एक ऐसे योद्धा का है जो हमेशा लड़ाई में सबसे आगे रहता था। कहा जाता है कि उनका शरीर सैकड़ों घावों के निशानों से सजा हुआ था। हर निशान उनकी बहादुरी की एक अलग कहानी कहता था। लेकिन यही खूंखार योद्धा कविराज भी कहलाता था, यानी कवियों का राजा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनके सिक्के, जिन पर उन्हें बड़ी शांति से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक तरफ तलवार, दूसरी तरफ वीणा। ये तस्वीर एक ऐसे सम्राट की है जो जंग की क्रूरता के बीच संगीत और कला में सुकून ढूंढता था। समुद्रगुप्त का पूरा व्यक्तित्व इन्हीं दो एक्सट्रीम्स का एक अद्भुत संगम है। वो एक अजय योद्धा थे तो एक भावुक कवि भी, एक महान संगीतकार थे तो एक सहिष्णु शासक भी। और यही बैलेंस, यही संतुलन है जो उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान नायकों में से एक बनाता है। तो लगभग 45 साल के एक शानदार शासन के बाद समुद्रगुप्त का युग खत्म होता है। उन्होंने एक स्वर्ण युग की नींव तो रख दी थी, पर सवाल यह है कि क्या सत्ता का हस्तांतरण उतना ही आसान था? क्योंकि इतिहास की किताबों के पन्नों के नीचे एक और बिल्कुल अलग कहानी दबी हुई है। देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम जैसा एक नाटक एक पूरी तरह से अलग और सनसनीखेज कहानी बताता है। कहानी एक बड़े भाई रामगुप्त की, जो एक कायर शासक था। इतना कायर कि उसने अपनी पत्नी को ही दुश्मन के हवाले कर दिया था। और तब एंट्री होती है छोटे भाई चंद्रगुप्त की, जो भेष बदलकर दुश्मन के खेमे में जाता है, शक राजा को मारता है और फिर अपने ही बड़े भाई को रास्ते से हटाकर सिंहासन पर बैठता है। ये एक जबरदस्त ड्रामा है और बाद में मिले कुछ सबूत भी इस कहानी की तरफ इशारा करते हैं। ये दिखाता है कि महान साम्राज्यों का इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात, जुनून और धोखे से भी लिखा जाता है। एक बहुत मशहूर इतिहासकार हुए विंसेंट स्मिथ। उन्होंने समुद्रगुप्त को उनकी मिलिट्री जीतों की वजह से भारत का नेपोलियन कहा। सुनने में तो ये बहुत बड़ा टाइटल लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तुलना सही है? चलिए जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। नेपोलियन आखिरकार वाटरलू में हार गया था और उसका बनाया साम्राज्य उसी के जीते जी बिखर गया। वहीं दूसरी तरफ है समुद्रगुप्त, जो अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारे और उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो पीढ़ियों तक चला। और तो और वो सिर्फ एक जनरल नहीं थे, वो एक कवि भी थे, संगीतकार भी थे। तो कई मायनों में देखें तो समुद्रगुप्त का कद शायद नेपोलियन से भी कहीं बड़ा था। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। समुद्रगुप्त, वो सम्राट जिसने तलवार से साम्राज्य बनाया और वीणा से दिलों को जीता। एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसकी जीतों की कहानी आज भी हमें हैरान करती है। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास पर ज्यादा गहरी छाप किसकी है? सम्राट अशोक की, जिन्होंने शांति और धम्म का रास्ता चुना, या फिर समुद्रगुप्त की, जिन्होंने हथियारों के दम पर एक बिखरे हुए भारत को एक किया? महानता को मापने का असली पैमाना आखिर है क्या?